हम सदियों से वास्को डी गामा की यात्रा को भारत की साहसिक खोज के रूप में मनाते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर यह तथाकथित दरअसल एक मिथक हो? क्या हो अगर जहां वास्को डी गामा पहुंचा वह कोई खोई हुई या अनजान दुनिया नहीं थी, बल्कि एक समृद्ध, जीवंत और हजारों साल पुरानी सभ्यता थी जिसे दुनिया के नाम से जानती थी। एक ऐसा वैश्विक केंद्र विज्ञान, समृद्धि और व्यापार का, जिसका उल्लेख रोम से लेकर चीन तक की सभ्यताओं ने किया था। यह अज्ञात को खोजने की कहानी नहीं है, बल्कि दो दुनियाओं के बीच हुए एक की कहानी है। एक ऐसी टक्कर जिसने आने वाले सदियों के लिए इतिहास की दिशा बदल दी। जहां वह तथाकथित खोजकर्ता, जो खुद समुद्र में रास्ता भटक गया था, अंततः उसी भूमि के लोगों की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचा जिन्हें वह का दावा करता था। यह कहानी किसी वीरतापूर्ण खोज की नहीं, बल्कि उसकी है जिसने पूरी दुनिया के नक्शे, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी आत्मा तीनों को बदल कर रख दिया। प्रेजेंटेड बाय द इन्फिनिट आर्काइव। कोई ऐसी जगह कैसे खोज सकता है जो कभी खोई ही नहीं थी? आप जानते हैं, यही सवाल वास्को डी गामा और सन 1498 में उनके भारत आगमन की प्रसिद्ध कहानी के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। सदियों से पश्चिमी दुनिया की स्कूल की किताबों और इतिहास में इस घटना को एक महान खोज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा क्षण जब एक साहसी यूरोपीय नाविक ने एक भूले बिसरे उपमहाद्वीप को चकित दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हालांकि यह कहानी रियलिटी को बहुत गलत तरीके से दिखाती है। यह कहानी उस दृष्टिकोण से कही गई है जो केवल यूरोपीय जहाज के नजरिए को दिखाती है, बाकी दुनिया की आवाज को लगभग खामोश कर देती है। जो मालाबार तट की एक जीवंत, विकसित और वैश्विक रूप से जुड़ी हुई सभ्यता को मानो अनदेखा कर देती है, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। जिस भारत में वास्को डी गामा पहुंचे थे, वह कोई शांत या दुनिया से कटा हुआ इलाका नहीं था। वह भूमि हजारों सालों से व्यापार, संस्कृति और बौद्धिक उपलब्धियों का एक जीवंत और समृद्ध केंद्र रही थी। कई मायनों में वह भारत उस पुर्तगाल से कहीं अधिक विश्व नगरिक और उन्नत था जहां से वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की थी। 1498 की इस खोज को एक महान डिस्कवरी मान लेना दरअसल एक गहराई से जमे हुए औपनिवेशिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो यूरोप को इतिहास का एकमात्र नायक और संचालक मानता है। वह दृष्टिकोण भारत और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के बीच मौजूद प्राचीन और गहरे संबंधों को लगभग मिटा देता है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बाकी एशिया। इससे बहुत पहले, जब पहला यूरोपीय जहाज क्षितिज पर दिखाई भी नहीं दिया था, वह भूमि जिसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया महान और किंवदंती बन चुके राजा भरत की धरती, वह एक ऐसी सभ्यता थी जो अत्यंत प्राचीन थी और जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता सहस्राब्दियों तक बिना टूटे बनी रही। यह कोई आदिम या असभ्य जंगल नहीं था, बल्कि यह वह भूभाग था जहां उन्नत शहरी केंद्र, जहां भव्य साम्राज्य और ज्ञान के चहल पहल से भरे केंद्र मौजूद थे। इस सभ्यता की जड़ें हजारों साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है, जो लगभग 4500 वर्ष पहले अपने उत्कर्ष पर थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर उस युग की अद्भुत नगरीय योजना और इंजीनियरिंग कौशल के प्रतीक थे, जिनमें जालीनुमा सड़कें, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार जैसे उन्नत शहरी ढांचे थे, जो उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं आगे की सोच को दर्शाते थे। जिनमें ढंके हुए नालों वाले उन्नत स्वच्छता तंत्र थे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे यूरोप में आने में कई सहस्राब्दियां लग गईं। और वहां ग्रेट बाथ जैसी प्रभावशाली सार्वजनिक इमारतें थीं, जो न केवल स्थापत्य कौशल का प्रमाण थीं, बल्कि उस समाज की सामूहिकता और सांस्कृतिक परिष्कार को भी दर्शाती थीं। ये कोई अलग थलग बस्तियां नहीं थीं, बल्कि ये विशाल व्यापारिक नेटवर्क के प्रमुख केंद्र थे, जहां से वस्तुएं, विचार और संस्कृतियां दूर दूर तक पहुंचती थीं। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मेसोपोटामिया, आज का इराक में मिली सिंधु सभ्यता की मुहरें,
और फारस की खाड़ी में खोजे गए कार्नेलियन के मोती इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि उस समय एक अत्यंत संगठित और दूर दूर तक फैला हुआ समुद्री व्यापारिक तंत्र मौजूद था। लोटल का बंदरगाह नगर, जो आज के गुजरात में स्थित है, उस प्राचीन समुद्री कौशल और व्यापारिक दक्षता का अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करता है। गुप्त साम्राज्य का यह काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वह दौर था जब संस्कृति, विज्ञान और कला तीनों क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति हुई। इन सदियों में भारतीय विद्वानों ने गणित और खगोल शास्त्र में ऐसे क्रांतिकारी नवाचार किए जिन्होंने अंततः पूरी दुनिया की दिशा बदल दी, जिससे आखिरकार दुनिया बदल गई। इसी बौद्धिक उथल-पुथल के दौर में शून्य, जीरो की अवधारणा केवल एक प्लेस होल्डर के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में विकसित हुई। यह एक ऐसा वैचारिक छलांग था जिसने आधुनिक गणित की पूरी नींव रखी। दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाती है, इसी युग में भारत में पूर्णता को प्राप्त हुई। महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सटीक रूप से बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सौर वर्ष की अवधि को लगभग 365.358 दिन के अद्भुत परिशुद्ध मान के साथ गणना की। उनके विचारों ने न केवल भारत में विज्ञान की दिशा बदली, बल्कि भारत में विकसित संख्या प्रणाली और खगोलीय ज्ञान अरब व्यापारियों और विद्वानों के एक जीवंत नेटवर्क के माध्यम से पश्चिमी दुनिया तक पहुंची, जिससे मानव सभ्यता की बौद्धिक यात्रा हमेशा के लिए बदल गई। अगर भारत पहले से ही इतना प्रसिद्ध और जुड़ा हुआ था, तो आखिर 15वीं सदी के यूरोपीय इतने बेताब क्यों थे? इतने बेताब क्यों थे कि इन तीनों के विस्फोटक मेल में छिपा है, जिसे इतिहासकार अक्सर 3 G's गोल्ड गॉड ग्लोरी। 15वीं सदी तक आते आते यूरोप विशाल अफ्रो यूरेशियन व्यापार नेटवर्क के चरम छोर पर था। ये महाद्वीप पूर्व की विलासिताओं, खासकर भारत और मोलुकास द्वीपों के मसालों के प्रति गहरी लालसा रखता था। काली मिर्च, लौंग और जायफल सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली वस्तुएं नहीं थीं। वे भोजन को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक और अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं थीं, औषधि में उपयोग होती थीं और धन संपत्ति व प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थीं। उस युग में कहा जाता था कि एक थैला काली मिर्च एक व्यक्ति के जीवन से भी अधिक प्राइसी हो सकता है। लेकिन यूरोपियों के लिए समस्या यह थी कि वे इन वस्तुओं तक सीधे पहुंच नहीं सकते थे। मौजूदा व्यापारिक मार्गों पर मध्यस्थों की एक लंबी श्रृंखला का नियंत्रण था। भारतीय उत्पादकों से वस्तुएं अरब व्यापारियों तक जातीं, जो उन्हें हिंद महासागर के पार ले जाते थे। वहां से ये माल अलेक्जेंड्रिया और बेरूत जैसे लेवेंट के बंदरगाहों तक पहुंचता, जहां वेनेशियन और जेनोइज व्यापारी इन्हें खरीदते और यूरोप के भीतर बेचते थे। इस व्यापार पर उनका लगभग मोनोपोली था। जब तक ये मसाले लिस्बन, लंदन या एंटवर्प जैसे यूरोपीय बाजारों तक पहुंचते, तब तक उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती थी। ये स्थिति और भी संकटपूर्ण तब हो गई जब 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब ऑटोमन बोस्फोरस जलमरु मध्य पर नियंत्रण रखते थे, जिससे यूरोप का पारंपरिक जमीनी व्यापार मार्ग लगभग बंद हो गया। नतीजा यह हुआ कि पूर्व के खजानों तक पहुंचने के लिए यूरोप में एक संपूर्ण समुद्री मार्ग, ऑल सी रूट, खोजने की होड़ शुरू हो गई। एक ऐसी दौड़ जिसने आने वाले सदियों में खोज के नाम पर उपनिवेशवाद की शुरुआत कर दी। उन्हें पूर्वी अफ्रीका के तट पर मोम्बासा और मलिंदी जैसी उन्नत मुस्लिम नगर राज्य मिले, जो हिंद महासागर के व्यापक व्यापारिक नेटवर्क के अहम केंद्र थे। यहाँ पोर्चुगालियों को पथ प्रदर्शक अग्रणी नहीं, बल्कि अजीब, संदिग्ध और संभावित रूप से खतरनाक घुसपैठिए के रूप में देखा गया। वास्को डी गामा के अभियान की सफलता अब इस बात पर निर्भर थी कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो समुद्र में उसका मार्गदर्शन कर सके। अरबी विवरणों में प्रसिद्ध नाविक अहमद इब्न माजिद का नाम आता है, जबकि कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि वह एक गुजराती मुस्लिम पायलट था। वह तारों और मानसूनी हवाओं की सहायता से नेविगेट करता था,
और कमल जैसे प्राचीन उपकरणों का उपयोग करता था। दक्षिण पश्चिम मानसून की सहायता से उस पायलट ने डी गामा के जहाज़ों को सिर्फ 23 दिनों में अरब सागर पार करा दिया। 20 मई 1498 को जब वह कालीकट कोझिकोड पहुंचा तो यह एक गाइडेड अराइवल था। वह अपनी खोज खुद नहीं बल्कि स्थानीय समुद्री ज्ञान के बल पर पूरी कर पाया था। वे उस समय के दुनिया के सबसे समृद्ध और विश्व नागरिक बंदरगाहों में से एक पर पहुंचे थे, जहां जमोरिन का शासन था और अरब, फारसी, यहूदी और हिंदू व्यापारी सहअस्तित्व में व्यापार करते थे। लेकिन यूरोपियनों की अज्ञानता तुरंत सामने आ गई। उन्होंने गैर मुस्लिम भारतीयों को ईसाई समझ लिया और एक हिंदू मंदिर को चर्च मान लिया। उनके द्वारा प्रस्तुत उपहार, धारीदार कपड़ा, मूंगे की मणियां, पीतल के बर्तन, तेल और शहद उस शासक के लिए बेहद सामान्य वस्तुएं थीं, जो सोने, रेशम और बहुमूल्य रत्नों का अभ्यस्त था। स्थानीय व्यापारी जल्दी ही समझ गए कि ये लोग व्यापार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा और धार्मिक विजय की भावना लेकर आए हैं। राजनयिक बातचीत जल्दी ही तनावपूर्ण टकराव में बदल गई। जाने से पहले डी गामा ने स्थानीय मछुआरों और नायर योद्धाओं को पकड़ लिया, जिससे आपसी अविश्वास और वैमनस्य और गहरा गया। हालांकि उस यात्रा से लाभ सीमित था, लेकिन मसालों के दामों ने उसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना दिया, यानी भारत के लिए समुद्री मार्ग लाभदायक था। 1502 में वास्को डी गामा लौटा, इस बार खोजकर्ता नहीं बल्कि विजेता के रूप में। उसने कालीकट पर तोपों से हमला किया और सैकड़ों यात्रियों से भरे हज जहाज मीरी को आग के हवाले कर दिया। जल्द ही पुर्तगाल ने एस्टाडो दा इंडिया की स्थापना की, एक औपनिवेशिक ढांचा जिसने कार्टाज सिस्टम, लाइसेंस आधारित व्यापार नियंत्रण लागू किया, जहां खुले व्यापार की जगह तोपों और भय पर आधारित जबरन एकाधिकार, कोअर्सिव मोनोपोली ने ले ली।